हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कैम ट्यूटर। तो आज हम फिर आए एक नई टॉपिक के साथ, एक नए जोश के साथ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम किसकी रिवीजन करेंगे? पॉलीमर केमिस्ट्री की। तो उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स चल रहा है उसके अंदर हमने थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया, जो कि सबसे स्कोरिंग और सबसे बड़ा चैप्टर है, जो सबसे स्कोरिंग और लेंथी चैप्टर है, जो उसको हमने कवर कर लिया है। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग और पॉली प्लेरोग्राफी का अलग चैप्टर है। तो मैंने ये दोनों दोनों कवर कर लिया है। इसी के अंदर आता है प्लेरोग्राफी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लेकिन वीडियो अलग अलग है। तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जिसके अंदर 3 वीडियो बनाई है मैंने, जिसके अंदर कंप्लीट केमिकल काइनेटिक्स को रिवाइज किया गया है, जो कि मैं CSIR नेट और गेट तक उसको लेके गया हूँ। लेकिन जो फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो वो CSIR जैम और फर्स्ट वीडियो IIT जेईई वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं, उनका भी कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। और फर्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर CSIR नेट का तो आना ही है। उसके बाद आज हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम क्या है? पॉलीमर। पॉलीमर केमिस्ट्री। जो पॉलीमर सरफेस और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, ये जो है एक एक लेक्चर की है। बहुत छोटे छोटे मतलब चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल एक बार जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इसको छोड़ के नहीं जाना। इसके अंदर फॉर्मूलाज है, कुछ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है जो हमें पढ़ने हैं। इसको छोड़ के नहीं जाना। एक एक वीडियो के अंदर मैं इसको कवर करा दूंगा। अगर आपने पढ़ भी नहीं रखा, सिर्फ जस्ट ये वीडियो देख कर चले जाओगे, उसके बाद भी आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे 3 चैप्टर लेंथी है, क्वांटम और फिजिकल केमिस्ट्री, तो बड़े टॉपिक्स है, तो इनको मैं सबसे लास्ट में कराऊंगा बिल्कुल आराम से। उससे पहले मैं सॉलिड कराऊंगा। तो ये हमारे 10 टॉपिक है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो मैंने स्टार्ट इसीलिए किया है कि हम फिजिकल केमिस्ट्री का कोर्स के अंदर हम ये हमारे सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सके। तो हम धीरे धीरे करके सारे चैप्टर रिवाइज करेंगे, कोई चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। रिवीजन हमारी फुल होगी, पूरे जोश के साथ होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसी के अंदर एक आता है हमारा, आपने सबने पढ़ा होगा, ग्रुप थ्योरी। वो फिजिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग पढ़ाया जाता है। कोई इनऑर्गेनिक में पढ़ा देता है, कोई फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा देता है। लेकिन पहले हम ये 10 चैप्टर करेंगे, उसके बाद हम इनऑर्गेनिक के अंदर ग्रुप थ्योरी को पढ़ेंगे। एक चैप्टर है जो किसमें पढ़, लेकिन करना है हम लोगों को ग्रुप थ्योरी, अलग ही चैप्टर है वो, उसको अलग करेंगे, बाद में करेंगे। इससे पहले हम ये 10 चैप्टर करेंगे। आपके 5 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद ये चैप्टर रहेंगे, ये तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, 2 वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। उसके बाद मेन आती है इनके बाद। इनको भी मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तसल्ली के साथ रिवाइज कराऊंगा, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन इनके अंदर छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर, लाइक आग की तरह फैला दो, जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि थाइलिन क्या होता है, नाइलॉन 66 क्या होता है, PVC क्या होता है, वो कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको। वो बिल्कुल बेसिक बातें हैं जिसका आप सबको पता है। पॉलीमर केमिस्ट्री मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो हमारे CSIR नेट और गेट के अंदर पूछे जाते हैं। जो स्टार्टिंग का पोर्शन है, जैसे नाइलॉन 66 हो गया, हमारे को पॉलीमर हो गए, सारे जो जितने पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन होगी, वो सारे के सारे बिल्कुल छोटे हैं, मतलब +2 लेवल तक के वो आते हैं उसके अंदर। उससे हमारा कोई इतना लिंक नहीं है, वो आप कहीं से पढ़ लो। लेकिन उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिससे हमारे IIT जेईई के जो बच्चे हैं उनको बेनिफिट हो जाए। अगर CSIR नेट या जैम वाले वो बच्चे भी देख सकते हैं उस वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा। लेकिन हम इसके अंदर से रिवाइज करेंगे जो जो पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी कंसेप्ट हमारे इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर इनसे बाहर कुछ कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री स्टार्टिंग से ही आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक तो आइसोटैक्टिक पॉलीमर होते हैं, आइसोटैक्टिक, और एक क्या होते हैं? एटैक्टिक। और एक क्या होते हैं? आइसोडेक्टिक।
डाई आइसोटैक्टिक। ये 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं, ये 3 टाइप के पॉलीमर होते हैं। तो आपको पता है कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। आइसोटैक्टिक के अंदर क्या होता है, सेम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। इसका मीनिंग क्या है, जो कोई भी ग्रुप है मेरा, जैसे मिथाइल ग्रुप है, वो क्या रहेगा मेरा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे सेम डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन एक्टैक्टिक के अंदर क्या है, रैंडम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, रैंडम रहेगी। रैंडम का मीनिंग क्या है कि कोई भी उसके अंदर बीच में कोई भी सीक्वेंस नहीं है। जैसे ये है, तो पहला मिथाइल क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है, आगे वाला मिथाइल भी क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है, और उससे आगे वाला मिथाइल क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है, और उससे आगे वाला मिथाइल क्या हो सकता है, ऊपर हो सकता है। उनका क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है, रैंडम में चलेगी वो चीजें। लेकिन आइसोडिस्ट्रैक्टिक के अंदर क्या होता है, अल्टरनेट मैनर में चलेगी, अल्टरनेट डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। अल्टरनेट का मीनिंग आपको पता है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, अल्टरनेट। मीनिंग क्या है, अगर मेरा पहला वाला मिथाइल ऊपर है तो उससे आगे वाला मिथाइल क्या होगा, नीचे होगा, फिर उससे आगे वाला मिथाइल क्या होगा, ऊपर होगा, और उससे आगे वाला मिथाइल इस साइड जो है वो मिथाइल क्या होगा, नीचे होगा। ऐसे है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, अल्टरनेट मैनर में चलते हैं। तो आई होप इन चीजों को आपको पता होगा, बेसिक चीजें है ये, तो सिंपल सी है। मतलब कभी कभार पूछ लेता है कि आइसोटैक्टिक पॉलीमर क्या होता है, आपको सिंपल पता होना चाहिए ऐसे होते हैं। तो सिंपली थोड़ा सा बता दिया मैंने इसके बारे में आपको, लेकिन मेन फोकस आपका किसके ऊपर होना चाहिए, जो अभी बताऊंगा मैं, मेन फोकस आपका उसके ऊपर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होता है, नंबर एवरेज मोलर मास, नंबर एवरेज मोलर मास। उसके बाद क्या आता है हमारा, वेट एवरेज मोलर मास। 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये आपको बताना है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या आता है हमारा, जेड एवरेज मोलर मास। एम, एम का मीनिंग क्या है, मोलर मास। 4th आपको किसका पता होना चाहिए, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। इन 4 चीजों में आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर घूमते हैं। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए, इसको मैं सिंबल एम एन बार इससे डिनोट करता हूं, और आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, एन आई एम आई डिवाइडेड अपॉन समेशन ऑफ एन आई। अब आपको मैं पहले बता देता हूं एन आई और एम आई क्या है हमारे। एन आई क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर मोलिक्यूल। ये क्या है, एन आई क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोनोमर मोलिक्यूल है, और एम आई क्या है, मोलर मास है। क्या है, मोलर मास। ये मेरे नंबर मोनोमर मोलिक्यूल है, ये एन आई मोलिक्यूल है, और ये मेरा मोलर मास है। इनकी मल्टीप्लाई करके और सुमेशन करते जाना, जितने भी हमारे पास मोनोमर यूनिट दे रखी हो। जैसे एन आई एम आई है, तो N1 M1 प्लस में N2 M2 प्लस में N3 M3, ऐसे चलना। नीचे N1 प्लस में N2 प्लस में N3, ऐसे करते चलना है। इसका फॉर्मूला ये आपको सिंपल ऐसे ऐड करना है, आपका नंबर एवरेज मोलर मास आ जाएगा। डायरेक्ट आपको दिया होगा N1 N2 दिया होगा, M1 M2 दिया होगा, सिर्फ में जस्ट इसके अंदर पुट करना है। इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। मोलिकुलर वेट के अंदर क्या है, वेट एवरेज मोलिकुलर मास, सुमेशन ऑफ एन आई एम आई का स्केल, इसमें क्या है, स्क्वायर है,
तो ऊपर भी एम आई कर दिया, नीचे एक और एम आई, इसी से याद करना है अपने को, एन आई एम आई अपॉन समेशन ऑफ एन आई, एक एम आई ऊपर कर दिया, एक एम आई नीचे कर दिया, ऊपर कर दिया तो एम आई का स्क्वायर, नीचे हो गया तो एन आई एम आई। सिर्फ याद रखने का ट्रिक है। इसी तरह जेड एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ वही एन आई एम आई, एक एम आई से और कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो क्या, एक एम आई से और करूंगा तो क्यूब, ऐसे ही एक एम आई से नीचे कर दूंगा एम आई का स्क्वायर। ये किसका हो गया, जेड एवरेज मोलिकुलर मास, इसका हो गया। उसके बाद आपको विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास का आपको पता होना चाहिए क्या होता है, यही सेम होता है, समेशन ऑफ एन आई एम आई 1 प्लस अल्फा और समेशन ऑफ एन आई, और इसके ऊपर होता है 1 अपॉन में वाई। जो आपका ये अल्फा एंड वाई है, ये क्या मेरे कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ये मेरे क्या है, कांस्टेंट है, इसका आपको पता होना चाहिए। ये चार फॉर्मूलेज है, ये चार फॉर्मूलाज है जो आपको पता होने चाहिए। अब बात किस पे आती है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जो हमारा वेट एवरेज मोलिकुलर मास है, इसको किससे मापते हैं, क्या है, इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, इसका मेजरमेंट, इसका मेजरमेंट, मेजरमेंट का आपको पता होना चाहिए। तो मेजरमेंट किससे करते हैं, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास का मेजरमेंट करते हैं हम ओस्मोमेट्री, किससे करते हैं, ओस्मोमेट्री से, ये आपको पता होना चाहिए, ओस्मोमेट्री से करते हैं। वेट एवरेज मोलिकुलर मास का किससे करते हैं हम, बताओ आप किससे करते हैं, लाइट स्कैटरिंग, किससे करते हैं, लाइट स्कैटरिंग से करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का तो पता ही आपको, विस्कोसिटी के लिए क्या होता है, विस्कोमीटर, क्या होता है, अल्फा और वाइट में कांस्टेंट है, इससे मैं साफ कर देता हूं, क्या लिख देता हूं, विस्कोमेट्री, क्या होता है, विस्कोमेट्री से। और जो जेड एवरेज मोलिकुलर मास है, इसको किससे करता हूं मैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है, इक्विलिब्रिया, सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रिया, इसको इस मेथड से मेजर करता हूं। तो आपको सिर्फ क्या है, इन सब के क्या है, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, और क्या है, किससे मेजरमेंट करता हूं उसका पता होना चाहिए। सिर्फ ये चार चीजें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसको किससे मेजर करते हैं, आप पेन कॉपी हाथ में रख के बैठिए, मैं इसके आपको नोट्स बनवा रहा हूं, सिर्फ आपको पेपर से पहले ये नोट्स पढ़ के जाने हैं बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद में इनमें रिलेशन क्या आता है, रिलेशन पूछूं इनका, जो हमारे मोलिकुलर मास है इनका रिलेशन पूछूं कि वो किस ऑर्डर के अंदर होता है, तो आपको सबको पता है, जो एम जेड है उसका मास, मोलर मास सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद वेट एवरेज का सबसे ज्यादा होता है, और उसके बाद किसका होता है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास का होता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है लास्ट में, नंबर एवरेज मोलिकुलर मास, इसका वेट होता है। ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए ऑर्डर मास का। इसके बाद इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इसका क्या आता है ग्राफ, वेट फ्रैक्शन और मोलर मास, मोलर मास और वेट फ्रैक्शन के बीच में अगर मैं इनका ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो ग्राफ किस टाइप का आता है, इस टाइप का ग्राफ आता है, वो हमारा किस टाइप का आता है, इस टाइप का। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि इन लाइंस के ऊपर किस किस का मास है, इस लाइन के ऊपर किस किस का मास है, सबसे ज्यादा मास क्या है इस पॉइंट पे, और सबसे कम किस पे है, इस पॉइंट पे। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, मोलिकुलर मास का ऑर्डर बता रखा है, सबसे ज्यादा किसका है, किसका है, जेड एवरेज का, तो सबसे ज्यादा मोलिकुलर मास किसका होगा, एम जेड का, तो ये लाइन किसकी है, एम जेड की। उसके बाद सबसे कम किसका है, एम एन का, सबसे कम मोलर मास किसका है,
नंबर एवरेज का। उसके बाद क्या है, उसके बाद ज्यादा किसका है, यहां विस्कोसिटी आ जाएगा और यहां पर वेट आ जाएगा। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा जेड एवरेज का, फिर वेट एवरेज का, उसके बाद विस्कोसिटी का, उसके बाद नंबर एवरेज का। ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए कौन सा कहां पे लाई करता है। तो एक इस ग्राफ से आता है क्वेश्चन। उसके बाद हम जो दो अभी मैंने बताया था आपको, ओस्मोमेट्री और विस्कोमेट्री, उसका बता देता हूँ उस पर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओस्मोमेट्री में हम क्या करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं, जो क्या होता है हमारा पाई अपॉन में सी होता है। क्या होता है, पाई अपॉन में सी होता है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि पाई अपॉन में सी आर टी जो होता है हमारा, वो किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन में सी आर टी किसके इक्वल है, 1 अपॉन में नंबर एवरेज प्लस में बी सी, इसके इक्वल होता है। बी मेरा कांस्टेंट है, सी मेरा कांस्टेंट है, एम एन मैंने अभी बताया था आपको कि जो नंबर एवरेज मोलिकुलर मास हम किससे मेजर करते हैं, ओस्मोमेट्री से। तो वही है ओस्मोटिक प्रेशर, ओस्मोमीटर में मेजर करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, नंबर एवरेज, क्योंकि इसी को हम मेजर करते हैं ओस्मोमीटर में, उसका ओस्मोटिक प्रेशर निकाल के। तो अगर मैं इसको पाई अपॉन में सी इक्वल टू आर टी उस साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन में एम एन बार प्लस में बी आर टी सी, ये हो गया। अब ये किसकी इक्वेशन बन गई, वाई एम एक्स प्लस सी, लीनियर इक्वेशन बन गई, एक लीनियर लाइन की इक्वेशन बन गई। अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, इसके बीच में क्या करूं, ग्राफ प्लॉट, तो मेरा एक्स क्या है, सी कंस्टेंट, सी क्या मेरा कांस्टेंट है। उसके बाद वाई क्या मेरा ओस्मोटिक प्रेशर, पाई अपॉन में सी, ग्राफ क्या जाएगा, और सी क्या मेरा इंटरसेप्ट, ये रहा सी इंटरसेप्ट, और ये ऐसे जाएगा। ये जो इंटरसेप्ट है ये क्या है मेरा, आर टी अपॉन में एम एन बार, ये होता है। और स्लोप आपको पता है, एम क्या मेरा स्लोप, बी आर टी, क्या है, बी आर टी, बी आर टी, ये क्या मेरा स्लोप है। अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो क्वेश्चन आए हुए नेट के अंदर, जो क्वेश्चन आए हुए हैं गेट के अंदर, उसमें इस ग्राफ से क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि अपना जो स्लोप है, स्लोप जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, किस चीज पे डिपेंड करता है, ओस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है, या फिर एवरेज नंबर एवरेज मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है। तो आपको पता है स्लोप किसके इक्वल है, बी आर टी, बी मेरा कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, बचा क्या टी। तो जो मेरा स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। तो उसमें ये पूछा गया था टेम्परेचर के साथ मेरा स्लोप गिरेगा या बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मीनिंग टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, इंक्रीज करेगा। एम मेरा स्लोप है, एम क्या स्लोप है, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो स्लोप बढ़ेगा, इसका ये रिलेशन था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब मैं कंसंट्रेशन को क्या कर दूं, अप्रोक्सीमेट जीरो ले जाऊं, मैं क्या कर दूं, जीरो के पास लेके जाऊं, मतलब अप्रोक्सीमेट क्या कर दूं, जीरो कर दूं, कंसंट्रेशन को क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया। उस टाइम जो मेरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओस्मोटिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपको बता देता हूं मैं। जब मेरी कंसंट्रेशन क्या इक्वल टू जीरो है, कंसंट्रेशन इक्वल टू जीरो, उस टाइम मेरी ओस्मोटिक प्रेशर मेरा क्या है, पाई अपॉन में सी, उसकी वैल्यू क्या होगी, आप सबको पता है। जब मेरी सी की वैल्यू क्या है, जीरो होगी, यहाँ पर जीरो है, उस टाइम जो पाई अपॉन सी की वैल्यू कितनी है, ये है आर टी अपॉन में एम एन। तो ओस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ये होगी मेरी, जब कंसंट्रेशन जी मतलब सी कांस्टेंट जो है जीरो होगा, सी जब मेरा क्या होगा, जीरो होगा, उस टाइम क्या है, आर टी अपॉन एम एन होगा, ओस्मोटिक प्रेशर क्या होगा मेरा, आर टी अपॉन एम एन होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो इस ग्राफ से ये क्वेश्चन पूछा गया था ओस्मोटिक प्रेशर का, आपको ये पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के आपसे पूछ लेगा। इसके बाद क्या आता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में क्या करते हैं हम, जो विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास है, इसको किससे मेजर करते हैं हम, विस्कोमीटर से। किससे, विस्कोमीटर से।
अब इसका क्या मतलब, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं या फिर इसे कैसे हम ये जो विस्कोसिटी एवरेज वैल्यू मोलर मास है इसको कैसे हम निकालते हैं, उसका एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो उसके पहले अपने को यह क्या पता होना चाहिए, एक इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। आपको पता है एवरेज जो मेरा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास है उसको किससे मेजर करता हूं, विस्कोमीटर से। और विस्कोमीटर में क्या मेजर करते हैं हम, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी से विस्कोसिटी हम विस्कोमीटर में मेजर करते हैं, जिससे हम क्या निकालेंगे, हमारा विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास निकालेंगे। तो आपको इंटरेस्टिंग विस्कोसिटी जो है उसको इससे डिनोट करता हूं मैं। तो जो होता है हमारा एन नीटा नीटा नोट 1 प्लस इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी और सी ऐसे से आगे चलता जाएगा, ऐसे से आगे चलता जाएगा। अब इसके अंदर जो मेरा नीटा है ये विस्कोसिटी किसकी है, सॉल्यूशन विस्कोसिटी। ये किसकी है, सॉल्वेंट विस्कोसिटी। और नीटा मैंने बता ही दिया है कि है मेरी इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी। सी है मेरा कांस्टेंट है, ऐसे ही चलता रहेगा आगे। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या कर दूं मैं, नीटा अपॉन में नीटा नोट कर दूं। तो ये जो होती है हमारी, ये क्या होती है मेरी रिलेटिव विस्कोसिटी होती है। क्या होती है, रिलेटिव विस्कोसिटी होती है। इसको मैं नीटा को इसके नीचे ले आया, क्या बचा 1 प्लस में इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी सी, ऐसे चलता जाएगा। ये मेरी क्या है, रिलेटिव विस्कोसिटी है। अब इस 1 को मैं इस साइड ले आऊं, नीटा अपॉन में नीटा नोट -1। तो ये मेरी क्या आती है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक विस्कोसिटी। स्पेसिफिक विस्कोसिटी, इसको मैं क्या कहता हूं, स्पेसिफिक विस्कोसिटी बोलता हूं। और नीटा अपॉन नीटा नेट का भी मैं बताया था रिलेटिव विस्कोसिटी है, उसको मैं एन रिलेटिव से डिनोट करूंगा। नीटा अपॉन नीटा नेट की वैल्यू क्या है, एन रिलेटिव और माइनस में 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी। और ऐसे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। मैं इसको साथ के साथ ऐसे बता रहा हूं कि आपको अलग से याद ना करना पड़े कि रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होता है। तो मैं अगर ऐसे बताऊं कि जो मेरी रिलेटिव विस्कोसिटी होती है वो नीटा अपॉन में नीटा नोट होती है, और जो स्पेसिफिक विस्कोसिटी होती है वो नीटा रिलेटिव माइनस में 1 होती है। तो अगर अलग अलग बताऊंगा आप कंफ्यूज हो गए, तो इसी इक्वेशन से मैं बनाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। नीटा नोट को नीचे ले आया, ये मेरी रिलेटिव विस्कोसिटी आ गई। 1 को माइनस कर दिया, मेरी स्पेसिफिक विस्कोसिटी आ गई। उसके बाद जब नीटा अपॉन में नीटा नोट -1 है, तो मैं क्या करूंगा, इस जो सी है इसको क्या ले आऊंगा, इसके नीचे ले आऊंगा, इसके बाय में ले आऊंगा। तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, ये क्या है, मेरी इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी है। अगर मैं लिमिट क्या कर दूं, कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0 कर दूं, नीटा अपॉन में नीटा नोट -1 1 अपॉन में सी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा मेरा, वो इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी के इक्वल हो जाएगा। जब सी को क्या है, मैं 0 की तरफ लेके जाऊंगा, टेंड्स टू 0 लेके जाऊंगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, मेरी इंटरसेप्टिंग विस्कोसिटी के इक्वल हो जाएगी। कैसे, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं। आपको ये समझ में आ गया, ये सब आपको याद रखना है। रिलेटिव विस्कोसिटी नीटा अपॉन नीटा नेट होती है, इसकी वैल्यू होती है। स्पेसिफिक विस्कोसिटी ये होती है, इसको मैंने रिलेटिव रख दिया, ये होती है। उसके बाद इसी को क्या नीचे ले आया मैं, ये आ गया। उसके बाद सी को मैं टेंड्स टू 0 ले गया, तो वो किसके इक्वल आ गई, मेरी रिलेटिव विस्कोसिटी के इक्वल आ गई। तो ये आपको याद रखना है, रिलेटिव विस्कोसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक विस्कोसिटी क्या होती है। अब मैं ग्राफ प्लॉट करके बताता हूं कि इसका क्या मीनिंग है। ये ग्राफ पूछा जाता है, अगर मैं नीटा अपॉन में नीटा नोट -1 1 अपॉन सी के रिस्पेक्ट टू ग्राफ प्लॉट करूं, और किसके, सी के रिस्पेक्ट में, तो मेरा जो ग्राफ आता है वो क्या आता है, मेरा ग्राफ
इस टाइप का ग्राफ आता है मेरा, किसका टाइप आता है, एक लीनियर ग्राफ आता है। अब मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर जो सी की वैल्यू वो क्या मेरी 0 है, सी की वैल्यू क्या है 0 है। जब सी टेंस टू 0 करूंगा, सी टेंस टू 0 कर दूंगा तो इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मान लो मेरा 2 है, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे मेरे 0 और 2, 0 और 2 हो गए, 0 और 2 हो गए। तो जो ये वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू यहां पर जो है वो मेरा क्या होता है, इंटरफेरेंस विस्कोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इंटरफेरेंस विस्कोसिटी। मैंने अभी बताया था जब सी टेंड्स टू 0 जाता है तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है, इंटरफेरेंस विस्कोसिटी। तो ये y एक्सिस पे क्या है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है 2 है, और ये किसके इक्वल होगी, इंटरफेरेंस विस्कोसिटी। तो इसका मीन मैं ये रख सकता हूँ निकटा अपॉन में निकटा नोट -1 अपॉन 1 अपॉन में सी की वैल्यू कितनी है, सी तो मेरा 0 है, ये वैल्यू 2 है, 2 है, और ये किसके इक्वल हो जाती है, जब जी सी मेरा किसके 0 टेस्ट करता है तो ये इंटरफेरेंस विस्कोसिटी के इक्वल हो जाती है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि सी मेरा टेस्ट टू 0 है और आपको ये वैल्यू दे देगा यहाँ पर, तो आपसे पूछ लेगा इंटरफेरेंस विस्कोसिटी। तो ये वैल्यू कुछ नहीं होती, ये वैल्यू इंटरफेरेंस विस्कोसिटी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर सी क्या हो गया 0 हो गया, कोऑर्डिनेट 0 और 2 का मीनिंग क्या है, मेन इंटरफेरेंस विस्कोसिटी 2 है। आई होप आपको समझ में आएगा, आप रिपीट करके इसको दोबारा से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था जिसका आपको पता होना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है कि इसमें मैं डीपली जाऊं कि इसका जो डेरिवेशन है वो निकाल के देखूं। आप डेरिवेशन देख सकते हो, इसका डेरिवेशन इनके दिए हुए है, पीएसपी में देखोगे पूरी शर्मा पठानिया के अंदर, या केएल कपूर के अंदर देखोगे मैक्रो मोलिक्यूल नाम से चैप्टर है, उसमें आप देख सकते हो, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, क्योंकि वो पेपर में तो आने नहीं, ऐसे दिमाग खराब होगा आपका, और ना फिर पॉलीमर केमिस्ट्री आपको पढ़ी जाएगी, ना कुछ याद रहेगा। तो मेन बात ये जो मैं करवा रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो यही करना है अपने को बस, इससे बाहर कुछ नहीं करना। उसके बाद मैं आपको बताऊं, आपसे काउंटर लेंथ का पता होने से, काउंटर लेंथ पूछता है, काउंटर लेंथ, काउंटर लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ पॉलीमर मोनोमर एटम टू एटम, कि जितने भी मेरे मोनोमर है, जितने भी मेरे मोनोमर है उन सबको मैंने क्या कर दिया, अटैच कर दिया आपस के अंदर, एटम टू एटम अटैच कर दिया, एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, आपस में क्या कर दिया मैंने, उनको अटैच कर दिया। उसके बाद जो कंप्लीट लेंथ है उसको मैं क्या बोलता हूं, काउंटर लेंथ। जो टोटल लेंथ है उसको क्या बोलूंगा मैं, काउंटर लेंथ। जैसे मेरा एक मोनोमर ये है, उसको मैंने दूसरे मोनोमर से टच कर दिया, इसी मैंने तीसरे मोनोमर से टच कर दिया, ऐसे ऐसे करते मैं क्या ले गया, एन मोनोमर है मेरे पास, उन सबको क्या कर दिया, अटैच कर दिया बॉन्ड के थ्रू। अब मेरे को ये बताने की टोटल लेंथ है जो ये मेरी, वो क्या होगी, इस टोटल लेंथ को हम क्या बोलते हैं, काउंटर लेंथ बोलते हैं, जिसको मैं सी आर से डिनोट करूंगा, काउंटर लेंथ, सी आर से डिनोट करूंगा काउंटर लेंथ। अब ये निकालनी है आपको काउंटर लेंथ। आप सबको पता है, मान लो मेरे एन मोनोमर है, एक मोनोमर की लेंथ जो है वो एल है, एक मोनोमर की लेंथ एल है, तो दो मोनोमर की लेंथ कितनी होगी, 2l होगी, आप सबको पता है। ऐसे एन मोनोमर की लेंथ कितनी होगी, nl होगी, nl होगी, एक की l है, l है, l है, l है, तो n की कितनी हो जाएगी, nl हो जाएगी, जो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी काउंटर लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मेरी काउंटर लेंथ हो जाएगी। आरसी से डिनोट करता हूं इसको, आरसी से। तो आपको पता लग गया काउंटर लेंथ क्या होती है मेरी, एन एल होती है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया थोड़ा सा कि हम इसको याद कैसे रख सकते हैं। काउंटर लेंथ क्या, टोटल मोनोमर जितने उनकी सबकी जो टोटल लेंथ होती है उसको मैं क्या कहता हूँ, काउंटर लेंथ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एन एल होता है। आपको ये याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। एन क्या है मेरे, नंबर ऑफ मोनोमर्स है, एल क्या है, लेंथ है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए रूट मीन स्क्वायर
रेडियस क्या होना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर रेडियस, जो क्या होती है मेरी अंडर रूट एन एल, एन आपको पता ही वही है नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट, एल क्या है लेंथ है, एक मोनोमर यूनिट की लेंथ एल है, और ये क्या है टोटल नंबर ऑफ एन मोनोमर यूनिट है मेरी। तो रूट मीन स्क्वायर रेडियस मेरी इसकी इक्वल होती है। उसके बाद आपको क्या बताना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, ये रेडियस है रूट मीन स्क्वायर रेडियस, मोस्ट प्रोबेबल रेडियस या फिर एवरेज रेडियस, इनका आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन आते हैं, एन और एल दे देगा, आपको क्या पता करना है, सिर्फ फॉर्मूलाज बताना है। मोस्ट प्रोबेबल का क्या होता है 2/3 अंडर रूट एन एल, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं 2/3 अंडर रूट एन एल की वैल्यू क्या है, रूट मीन स्क्वायर रेडियस है। तो इससे आप याद रख सकता हूं कि रूट मीन स्क्वायर का 2/3 होता है। एवरेज क्या होता है 3/8 या फिर 8π/3 होता है शायद, इसमें आपको कंफ्यूजन होना है, ये क्या होता है 8/3 होता है, 8/3 और अंडर रूट एन एल, इसको मैं क्या रख सकता हूं 8/3, इसको मैं RMS बोल सकता हूँ, रूट मीन स्क्वायर रेडियस। तो आपको ये फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए आपको। इस पे क्या आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्या आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको एक पता होना चाहिए रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन जिसको मैं RG से डिनोट करूंगा, और जिसकी वैल्यू क्या होगी रूट मीन स्क्वायर रेडियस अपॉन में अंडर रूट 6, इसकी वैल्यू आपको पता ही अंडर रूट NL होती है अपॉन में अंडर रूट 6। ये वैल्यू किसकी होगी रेडियस ऑफ जाइरेशन की होगी, ये वैल्यू किसकी होगी रेडियस ऑफ जाइरेशन की होगी। ये आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता होने चाहिए, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बस आपको सिर्फ इतने पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको ये बोल दे कि मेरी जो लेंथ है वो कंस्ट्रक्ट है, क्या है कंस्ट्रक्टेड लेंथ है, क्या है क्या है, जो मेरी जो चेन है मेरी पॉलीमर की वो क्या है कंस्ट्रक्टेड है, क्या करते हैं आपको ये बोलते हैं स्पेशली बोलेगा कंस्ट्रक्टेड चेन। अगर क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्टेड चेन दिया हो उस टाइम मेरी जो RMS की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, सिर्फ क्या हो जाएगी मोनोमर जो यूनिट है वो क्या है ट्वाइस हो जाएंगे मेरी 2NL, ये हो जाएगा सर। जो n है मेरा n है वो क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर n की जगह अगर 2n पुट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 2n अपॉन में 6 बार मेरा l है, तो क्या हो गया ये 3 पे गया, तो क्या बचा मेरा अंडर रूट n अपॉन में 3 अंडर रूट हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी रेडियस ऑफ जाइरेशन की। कब, जब कंस्ट्रक्टेड चेन बोला गया हो क्वेश्चन के अंदर, उस टाइम सिर्फ n क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है इस चीज को। उसके बाद ये सिर्फ फॉर्मूला है जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए डायरेक्ट। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा चीजें, सिर्फ यही चीजें हमें याद रखनी है, इससे बार आपको उसे याद नहीं रखना। अगर आपको ये है कि बहुत कुछ मेरे को पढ़ना है कि पॉलीमर केमिस्ट्री मेरे को जाननी है क्या होती है या रिसर्च के थ्रू जाननी है, तो आप बुक प्रीफर कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है पॉलीमर की। पॉलीमर केमिस्ट्री पे अलग से एक बुक है उसको पढ़ सकते हैं आप, लेकिन हम क्या सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं कि हमारे एग्जामों पॉइंट में से व्यू से हमारा कोई क्वेश्चन आ रहा है, बस मैं सिर्फ उसके व्यू से पढ़ा रहा हूँ आपको। ये नहीं है कि मैंने ये चीज आप सर आप डायरेक्ट बता रहे हो कि ये चीज तो ऐसे कैसे आ गई, तो आप भाई बुक्स को फॉलो कर सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसने थ्योरी पढ़ रखी है रिवीजन कंप्लीट कर रखी है, बस उसको रिवीजन में दिक्कत आ रही है तो मैं उसकी रिवाइज करवा रहा हूँ उसको बस। उसके बाद जो मैंने विस्कोसिटी के अंदर बताया था आपको, विस्कोसिटी का बता दिया था मैंने आपको, इंटरनल विस्कोसिटी का मैंने बता दिया था आपको।
उसके बाद एक चीज और आती है, आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन पढ़ी होगी, कौन सी इक्वेशन थी वो, ये इक्वेशन सबने पढ़ी होगी, मार्क कौन होविंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आप सबने पढ़ी होगी। तो इसके अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी में क्या होता है, हम विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को निकालते हैं। तो उसका रिलेशन है किसके साथ, इंटरनल विस्कोसिटी के साथ। क्या होता है, इंटरनल विस्कोसिटी के और विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास की पावर अल्फा। अब इसके अंदर आपको पता है, ये जो इंटरनल विस्कोसिटी होगी, ये क्या होगी, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास हो गया। अल्फा और के क्या है, अल्फा एंड के क्या है मेरे, कांस्टेंट है, दोनों क्या है, कांस्टेंट है। और तो किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन आयन पेयर सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आयन पेयर सोलवेंट के ऊपर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमर सोलवेंट कह सकते हैं। या फिर ये बोल दो कि पॉलीमर सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड टेम्परेचर, ये चीज डायरेक्ट पूछी जा सकती है, इसलिए बता रहा हूं कि जो अल्फा और के है वो किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे पॉलीमर सोलवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किस पे, टेम्परेचर, पॉलीमर और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं अल्फा और के। और जो अल्फा है वो किस पे डिपेंड करता है, अल्फा डिपेंड ऑन शेप एंड ज्योमेट्री, शेप एंड ज्योमेट्री, शेप और ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है अल्फा। ये दो चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करूं, दोनों साइड कह रहा हूं नेचुरल लॉग से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो क्या हो जाएगा मेरा, आप सबको पता है। इसको साफ करते हैं, आप ये इसको नोट कर लीजिए, ये चीज पूछी जाती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा और किस पे डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर अगर मैं नेचुरल लॉग लगाऊं दोनों साइड, ये x और y, तो x प्लस वाई हो जाएगा, नेचुरल के प्लस में y। अल्फा ऊपर है तो अल्फा क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इतने तो आप माहिर है ही मैथमेटिक्स के अंदर, ये तो मेरा आ गया। अब आपको दिख रहा है किस चीज की इक्वेशन है ये, लीनियर की, y mx प्लस c, इसकी लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसके पीछे में ग्राफ प्लॉट करूं तो ये ग्राफ क्या आता है मेरा, और एम के बीच में, और ये मेरा क्या इंटरसेप्ट है, जिसकी वैल्यू क्या है, नेचुरल लॉग के है, और मेरा जो स्लोप है वो क्या हो गया मेरा, अल्फा। स्लोप क्या हो गया मेरा, अल्फा हो गया। तो ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए, मार्क ऑन होविंग इक्वेशन, सिर्फ इतनी, इसके अंदर ये चीजें आपको पता होनी चाहिए बस। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको इंटरनल विस्कोसिटी या एवरेज मोलर मास से कुछ भी पूछ सकता है, के और अल्फा आपको दे देगा, के और अल्फा आपको दे देगा, या फिर इसको घुमा फिरा के इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। और एक के और अल्फा किस चीज पे डिपेंड करते हैं, ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बस, इसको आपको ध्यान से देखना है कि कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक इक्वेशन आपने ये भी पढ़ी है, 1 प्लस में 2.55, ये होती है, वही है इंटरनल विस्कोसिटी जो इक्वेशन थी उसी से मतलब रिलेटेड है। आप याद रख सकते हैं कि इसके अंदर निट्टा सीधा, इसमें 2.5 और 5 है, वही सेम इसके अंदर है कि जो निट्टा रिलेटिव होता है मेरा, वो क्या होता है, निट्टा अपॉन में निट्टा नोट होता है। ये नीचे से लगा तो क्या बच गया मेरा, 1 प्लस में 2.55, ये बच गया। इसी तरह स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है, स्पेसिफिक, इसको मैं एसपी से कर सकता हूं, स्पेसिफिक विस्कोसिटी जो मेरी क्या होती है, निट्टा अपॉन में निट्टा नोट, और ये क्या इस साइड होकर के -1 आ जाता है, जिसको मैं रिलेटिव -1 पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये एन अपॉन निट्टा मेरा क्या रिलेटिव है। तो इस साइड क्या बच गया, 2.55, ये बच गया। और जो निट्टा रिड्यूस विस्कोसिटी है, क्या है निट्टा रिड्यूस विस्कोसिटी, वो क्या होती है मेरी
स्पेसिफिक विस्कोसिटी डिवाइडेड अपॉन में 5, डिवाइडेड अपॉन में 5 ये होती है। तो क्या बचेगा 2.5 बच गया। ये मेरी क्या होती है रिड्यूस विस्कोसिटी। क्या होती है रिड्यूस विस्कोसिटी। ये चीज थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ये तो ना भी पता हो लेकिन आपको ये इक्वेशन ये और ये तीन इक्वेशन तो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं काइनेटिक चेन लेंथ कि काइनेटिक चेन लेंथ कैसे निकालोगे, क्या है काइनेटिक चेन लेंथ कैसे निकालोगे, तो आप कैसे निकालोगे रेट कांस्टेंट ऑफ रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर रेट डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड अपॉन में फर्स्ट स्टेप रेट फॉर्मेशन, फर्स्ट स्टेप रेट फॉर्मेशन। ये आपकी फॉर्मूला होता है किसका काइनेटिक चेन लेंथ का। तो क्या करना है या तो ऊपर ये रखो कि आप रेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट रख सकते हो, क्या प्रोडक्ट का रेट रख सकते हो, नीचे क्या रख सकते हो फर्स्ट स्टेप रेट फॉर्मेशन, या फिर आप रेट डिफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट रख सकते हो, नीचे क्या रख सकते हो फर्स्ट स्टेप रेट फॉर्मेशन। इसमें से आप दोनों में से कुछ भी रख सकते हो। इसके बीच में और लगा देता हूं कि ये रख लो चाहे ये रख लो, आप जो गिवन है वो रखो, लेकिन नीचे क्या रखना है फर्स्ट स्टेप रेट फॉर्मेशन। क्या रखना है फर्स्ट स्टेप रेट फॉर्मेशन कि जो फर्स्ट स्टेप का रेट है वो रखोगे नीचे, ऊपर क्या रखोगे प्रोडक्ट का रेट या फिर रिएक्टेंट का रेट, ऊपर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का रेट, नीचे क्या होगा रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। ये क्या होती है काइनेटिक चेन लेंथ होती है। डायरेक्ट पूछ सकता है आपको, सिर्फ क्या है दोनों चीजें ऊपर नीचे दे करके, सिर्फ मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कि उस पर सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है सीधा, वो आपको पहचाना है कि क्वेश्चन के अंदर कैसे क्या गिवन है। उसके बाद क्या आता है हमारा सबने पढ़ा हुआ पीडीआई, पीडीआई पढ़ा हुआ, जो हमारी क्या होती है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ये होता है, ये होता है। और जो हमारा क्या होता है रेशियो होती है किसकी वेट एवरेज मोलर मास की और नंबर एवरेज मोलर मास की, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं पीडीआई कहते हैं, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स बोलते हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको, इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता था एन आई एम आई का स्क्वायर समेशन ऑफ एन आई और एम आई ये था, और इसका क्या था हमारा इंटू में कर दूं क्या था समेशन ऑफ एन आई एम आई, जो नीचे था मेरा वो क्या चला जाएगा ऊपर से ले जाएगा समेशन ऑफ एन आई, ये था किसका नंबर एवरेज मोलर मास का। तो इससे अगर मैं करूं समेशन ऑफ एन आई समेशन ऑफ एन आई समेशन ऑफ एन आई समेशन ऑफ एन आई, ये तो क्या हो जाएंगे मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ ओनली समेशन ऑफ एम आई स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन में समेशन ऑफ एम आई समेशन ऑफ एम आई, समेशन ऑफ एम आई का स्क्वायर, ये बचा। आपको समझ आया समेशन एन आई कैंसिल आउट, समेशन एन आई समेशन एन आई कैंसिल आउट, बचा क्या सिर्फ ओनली समेशन एम आई का स्क्वायर और समेशन एम आई इसका होल स्क्वायर हो गया। तो इसको मैं क्या रख सकता हूं, इसको मैं ये बोल सकता हूं पीडीआई किसके इक्वल आ गया मेरा एम स्क्वायर के और एम के स्क्वायर इसके इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन किसका है गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और ये नेट में पूछा गया है।
गेट या मेरे ध्यान में नहीं है, गेट में था या नेट में था, गेट या नेट के अंदर में किसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पीडीआई है वो किसकी इक्वल होती है, ब्रैकेट अंदर एम स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर, ये था। सिर्फ आपसे पीडीआई की ये वैल्यू पूछी थी, जो हमें पता है एवरेज होता है इनका, इनकी वैल्यू पुट कर दी और ये ऐसे कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट या नेट के अंदर। अगर मैं आपको ये कहूंगी मेरी पीडीआई की वैल्यू क्या आ गई, मेरी 1 आ गई, जब मैंने वेट एवरेज और नंबर एवरेज मोलर मास का रेशियो किया, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो मैं उसको क्या बोलता हूं, मोनो डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्योंकि पोली का मीनिंग क्या है, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, पोली का मीनिंग एक से ज्यादा। अब अगर पीडीआई 1 है तो पोली का क्या आ जाएगा, मोनो, मोनो डिस्पर्सिटी। अगर मेरी पीडीआई 2 है तो उसको मैं क्या रख सकता हूं, मेरी क्या होगी वो, डाई डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या बोल सकता हूं, डाई तो है ही पहले, इसको मैं बाई बोल सकता हूं, बाई डिस्पर्सिटी इंडेक्स। जब मेरी पीडीआई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो इस केस के अंदर मेरा जो वेट एवरेज मोलर मास है वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास है, ये साइड चला गया। अगर पीडीआई की वैल्यू 2 दे दे तो आपसे ये रिलेशन पूछ सकता है, ये रिलेशन पूछ सकता है। अगर आपको पता होगा पीडीआई किसकी रेशियो होती है, वेट और नंबर की होती है, तो ये दो चीजें जो आपको पीडीआई के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पीडीआई कंप्लीट होता है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने भी टॉपिक हम सारे कवर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे कवर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपके सारे कंप्लीट कवर हो जाएंगे। वीडियो तो ऑन है। उसके बाद जो एक इक्वेशन आती है हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लोरी इक्वल रिएक्टिविटी प्रिंसिपल। फ्लोरी इक्वल रिएक्टिविटी प्रिंसिपल। इसमें जो हमारे मोनोमर है उसका हम क्या निकालते हैं, मोनोमर का क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन एंड प्रोबेबिलिटी। कि जो हमारी मोनोमर है, मोनोमर की मोल फ्रैक्शन निकालते हैं और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो उसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन का और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। तो NX से मैं किसको डिनोट करता हूं, मेरे मोल फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर को मैं किसे डिनोट करूंगा, NX से डिनोट करूंगा, NX से। जो इसकी वैल्यू क्या होती है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल नंबर में से जितने रिएक्ट किए, टोटल में से कितने रिएक्ट किए, ये क्या मेरे मोल फ्रैक्शन है। आपको पता है NX क्या होता है, नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ मोनोमर रिएक्टेड, और ये क्या मेरे टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ मोनोमर। ये टोटल है, टोटल में से जितने रिएक्ट कर गए वो क्या आ गया, मेरा मोल फ्रैक्शन आ गया, मोनोमर का क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन आ गया। तो हमें क्या है, हमें एन टोटल का पता होना चाहिए और रिएक्टिव कितने हैं उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जो टोटल होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो टोटल होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, टोटल की वैल्यू क्या होती है हमारी, जो NX है रिएक्टेड की वैल्यू जो होती है हमारी वो PX और N होती है। क्या होती है, PX और N। P क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ X मोनोमर, प्रोबेबिलिटी ऑफ X मोनोमर की होती है। और जो N होता है मेरा, जो मेरा क्या होता है, N होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, N नोट 1 माइनस पी। अब N नोट क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मोनोमर,
इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं उसको अगर 1 माइनस पी, पी क्या मेरी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आप सबको पता है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो 1 में से उसको मैं माइनस कर दूंगा और किससे, इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कर दूंगा, तो मेरे क्या आ जाएंगे वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और ये रिएक्टेड है। अगर इन दोनों की वैल्यू को मैं इसमें पुट करूं, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ मोनोमर पुट करूं, तो NX की वैल्यू आप सबको पता क्या है, PX और N है, डिवाइडेड अपॉन में क्या है N नोट 1 माइनस P, ये है, आप सबको पता है, मैंने कुछ गलत तो नहीं रख दिया। ठीक है भाई, ये रख दिया मैंने। ठीक है, NX की वैल्यू क्या है, PX N है, और N की वैल्यू क्या है N नोट 1 माइनस P है, ये होगी। उसके बाद N की वैल्यू फिर से क्या है, वही है मेरी N नोट 1 माइनस P, नीचे क्या है N नोट 1 माइनस P, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या NX किसके इक्वल आ गया, PX के। तो इसका मीनिंग क्या है, मोल फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी के आगे मेरे इक्वल आ गए, मोल फ्रैक्शन और प्रोबेबिलिटी के आगे इक्वल आ गए, तो जो NX की जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी, PX की, वही वैल्यू किसकी आ जाएगी, PX की आ जाएगी। तो आपको याद रखना है टोटल में से रिएक्ट कितने किए, टोटल कितना है N नोट 1 माइनस P, रिएक्टेड कितने हैं PX और N होते हैं, इसको वहां पे पुट किया, किसके इक्वल आ गया, PX के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, PX के इक्वल आ गया ये आपका। और अगर यहाँ मेरे को रिएक्टेड निकालने हुए, अगर क्या मेरे रिएक्टेड निकालने हुए, तो मैं क्या रख सकता हूँ, PX और N की वैल्यू क्या है N नोट 1 माइनस P, क्या है N नोट 1 माइनस P होती है, ये होती है। और आपको ये पता होना जो हमारी PX की वैल्यू जो होती है, PX की वैल्यू वो क्या होती है, ये होती है, क्या होती है X की N माइनस 1, सॉरी भाई ये नहीं होती, ये होती है हमारी P की पावर X माइनस 1 होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूं तो NX की वैल्यू क्या आ जाती है मेरी, P की पावर N माइनस 1, N नोट 1 माइनस P हो गया, 1 माइनस P हो गया, तो 1 माइनस P का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो आपको सिर्फ क्या याद रखना है, मोल फ्रैक्शन NX अपॉन N होता है, NX की वैल्यू PX N होती है, N की वैल्यू N नोट 1 माइनस P होती है, और PX की वैल्यू क्या होती है, P की पावर X माइनस 1 1 माइनस P होती है। सिर्फ ये तीन वैल्यू जो आपको याद रखनी है, NX की, मोल फ्रैक्शन की, रिएक्टेड की, टोटल की, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी PX की होती है, इसके इक्वल होती है। उसके बाद तो सिर्फ क्या है आपको इनमें पुट करना है, यहाँ पे हमने PX की वैल्यू पुट कर दी, N की वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, और NX और N की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो किसके इक्वल आ गया, PX के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन और PX इक्वल है, और ये जो वैल्यू है वो किसके इसके इक्वल भी हो सकती है, इसको मैं क्या रख सकता हूँ, P की X माइनस 1 1 माइनस P। तो ये थोड़ा सा क्या है कंफ्यूजिंग है कि कौन सी वैल्यू कहां पुट, सिर्फ आपको क्या याद रखना है, सिंपल बता रहा हूँ, एक तो ये याद रखना है NX अपॉन N, दूसरा NX की वैल्यू याद रखनी है, और तीसरा N की वैल्यू याद रखनी है, और फोर्थ PX की वैल्यू याद रखनी है। बस इन चार की वैल्यू याद रखनी है। उसके बाद क्या है, कभी भी क्वेश्चन आए इन चार वैल्यू को आप एक जगह लिख मतलब एक जगह लिख लीजिए, उसके बाद एक दूसरे में पुट कर सकते हैं आप इसको। मैंने क्या सिर्फ एक दूसरे को इंटरलिंक किया है, इसमें PX और N की वैल्यू पुट कर दी तो मेरा ये आ गया, और NX और N की वैल्यू यहां पुट कर दी तो ये मेरा PX के इक्वल आ गया। इसी तरह अगर ये पुट कर दिया मैंने, यहां पे आ गया। ये बस इतनी चीजें हैं, आपको ये पता होना जो NX है वो क्या है, रिएक्टेड मॉलिक्यूल है, और उसको मैं क्या बोल सकता हूं, वेट फ्रैक्शन भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं,
वेट फ्रैक्शन, क्या बोल सकता हूँ, वेट फ्रैक्शन। बस आपको ये याद रखना है। अब आप कंफ्यूज हो गए, एक्स क्या है, एक्स कुछ नहीं है, एक्स मोनोमर यूनिट है। क्या है, मोनोमर यूनिट है। तो अगर आपको ये चीज समझना है तो आप रिपीट करके एक बार वो देख सकते हैं। मैंने बताया सिर्फ ये 4 वैल्यूज याद रखनी है आपको, ये 4 वैल्यू याद रखनी है बस। उसके बाद एक दूसरे में पुट करके देख सकते हो, एक दूसरे में यहाँ पे PXN की वैल्यू पुट कर दी, इसको रेशियो ले लिया, ऐसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है बस। ये फ्लो रिएक्टिविटी प्रिंसिपल बोलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, बिल्कुल इससे डायरेक्ट क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो सिर्फ किसका था, लिंक एवरेज का था, कि लिंक एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। लिंक एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो वो क्या था, 1 माइनस पी, ये होता है 1/1 माइनस प्रोबेबिलिटी, 1/1 माइनस प्रोबेबिलिटी। ये क्या 4 नंबर में क्वेश्चन में आया था, नेट के 4 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, सिर्फ इतना क्वेश्चन 4 नंबर में आया था, लिंक एवरेज। एक बात और ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट, कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो होता है हमारा वो क्या होता है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो उसकी वैल्यू होती है वो KT/में F होती है। क्या होती है, KT/में F होती है। और जो मेरा F होता है वो क्या होता है, मेरा वो होता है मेरी F की वैल्यू, तो चलो बाद में बताता हूँ। जो F होता है मेरा वो होता है फ्रैक्शन कोफिशिएंट होता है। क्या होता है, फ्रैक्शन कोफिशिएंट होता है। और जिसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6 पाई नीटा आर, 6 पाई नीटा आर। नीटा क्या है, मेरी विस्कोसिटी है, आर क्या मेरी रेडियस है। नीटा विस्कोसिटी, आर क्या रेडियस है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे पुट करूं, इसको डिनोट करता हूं मैं डी से, तो जो मेरा डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा मेरा, KT/में 6 पाई नीटा आर, 6 पाई नीटा आर। ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि KT/में फ्रैक्शन कोफिशिएंट होता है, फ्रैक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू 6 पाई नीटा आर होती है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या आ गया मेरा, KT/में 6 पाई नीटा आर आ गया। सो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए बस। तो यहीं से हमारा खत्म होता है हमारा चैप्टर। एक छोटी सी बात और बता देता हूं जो कोई नहीं बताता, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला जो होता है वो कोई नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक्स के 1/2 होता है और 2dt होता है। डी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है मेरा, डी क्या डिफ्यूजन कोएफिशिएंट है, और टी क्या है मेरा टाइम है, टी क्या है मेरा टाइम है। और इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2, इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। एक्स स्क्वायर का ब्रैकेट के ऊपर √1/2 और 2dt की पावर 1/2 बस। डी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, टी मेरा टाइम है। सिर्फ एक ये आपको सिर्फ याद रखना है बस। यहाँ मैंने इनफ बता दिया आपको, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आता है इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ये इनफ है। अगर आप इससे भी ज्यादा पढ़ना चाहते हो फिर तो बेड़ा पार है, इससे फालतू पूछा भी नहीं आता, आपका दिमाग खराब होगा। जो चीजें आपने पहले और पढ़ी हुई है वो भी आपकी गायब होती जाएगी साथ के साथ। तो इसमें सिर्फ इतना ही टाइम लगाना है, ये सिर्फ 1 घंटे का टॉपिक है, सिर्फ 1 से 2 घंटे का टॉपिक है। जो आप इसको रिवाइज करके एक आप नोट्स बना लीजिए, सिर्फ 2 पेज पे आपके सारे नोट्स आ जाएंगे, सिर्फ 2 पेज पे। खड़ा जो पेज होता है ना उसके एक साइड और 2 साइड, मतलब खड़ा एक पेज के ऊपर, जैसे मेरा सिंगल एक पेज होता है उसके ऊपर आपका पूरा पॉलीमर केमिस्ट्री आ जाएगा। जाते टाइम सिर्फ 10-15 मिनट इसको रिवाइज कर देना, आपका क्वेश्चन नहीं हट गया 2 या 4 नंबर में से। क्योंकि जो पॉलीमर केमिस्ट्री आती है वो मेरी 4 नंबर की तो आती है, 4 से 6 भी हो जाता है और 4 से 2 भी हो जाता है, मतलब इसके बीच में आती है हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री। तो आती सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, तो आपको वो तो छोड़ के नहीं जाने। तो इसी तरह मैं सरफेस के लेके आऊँगा जो हमारी एक अच्छी वीडियो होगी, और उसके बाद फिर हम जो छोटे छोटे टॉपिक है उसको पहले करेंगे, जो बाकी बच गए उसको बाद में करेंगे।
इसी के साथ फिर हम मिलेंगे नई वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसको मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आऊँगा। क्योंकि हमारा चैनल स्टार्टिंग में अभी है, तो आपका मोटिवेशन ही मेरे को मोटिवेट करेगा। तो आपके साथ मैं सीखूंगा और मेरे साथ आप सीखोगे, क्योंकि पढ़ाने वाला ज़्यादा सीखता है, पढ़ने वाले उससे भी ज़्यादा सीखते हैं। तो इसी की तरह से हम अलविदा करता हूँ और हम नए जोश के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। तो थैंक यू।